नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता मालेवाल, IVF स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी मोर देन 12 ईयर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करेंगे महिलाओं के हेल्थ के बारे में। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्या हम इनफर्टाइल कपल हैं? क्या हमें कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है? ऐसे सवाल हमें कपल्स या फिर इंडिविजुअली फीमेल पेशेंट या मेल पेशेंट आकर पूछते हैं। तो इस वीडियो में इनफर्टिलिटी क्या है, इसे कैसे जांच करते हैं और इसके उपचार क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। इनफर्टिलिटी क्या है? सबसे पहले, अगर आपकी उम्र 30 साल के अंदर है और आपकी शादी को 1 साल हुआ है, आपके संबंध रेगुलर होते हैं लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आपकी उम्र 32 साल से ज़्यादा है और शादी को 3 से 6 महीने हो चुके हैं और फिर भी रेगुलर कांटेक्ट होने के बावजूद आपने अभी तक कंसीव नहीं किया है, तो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर आपको हिस्ट्री पूछेंगे और आप दोनों को कुछ जांचें बताएंगे। इसीलिए फर्स्ट विजिट में हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में आना ज़रूरी होता है। अधिकतर पेशेंट को बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से फ़ायदा होता है, लेकिन इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अब हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी की जांच कैसे की जाती है। जब हस्बैंड और वाइफ फर्स्ट विजिट देते हैं तो हम उनकी डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे शादी को कितने साल हो गए, संबंध करते वक्त क्या प्रॉब्लम आता है, फीमेल में वजाइनसमस का प्रॉब्लम है या मेल पार्टनर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, फीमेल पार्टनर को कभी एब्डोमिनल सर्जरीज हुई है, जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, या फिर ओवरीज में सिस्ट हुए थे तो सिस्टेक्टोमी हुई है, या फिर पहले DNCs कभी हुई है या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हुई है। तो ऐसे पेट के सर्जरीज में उनको एडेशंस होते हैं और इस वजह से ट्यूबल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा इनकी जो एंडोमेट्रियम होती है, उसकी जो परत बनती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उनके जो अंडाशय है, उनकी जो ओवरीज है, उनके ओवरीज में अंडे बनाने की क्षमता कम हो सकती है। इसी के साथ हम हस्बैंड की भी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम उनको ऑक्यूपेशन पूछते हैं। ऑक्यूपेशन में ट्रैवलिंग जॉब है या कई घंटों तक लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, या इसके अलावा उनको गर्मी में बहुत देर तक काम करना पड़ता है, तो उनके शुक्राणु पे डेफिनेटली असर पड़ता है। साथ ही हम उनको फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे फैमिली में डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या उनकी पर्सनल हिस्ट्री में उनको अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, तो उनको डेफिनेटली शुक्राणु पे असर पड़ता है। तो ऐसी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद हम कपल्स को कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बताते हैं। तो जो ब्लड टेस्ट होती है उसमें से कुछ टेस्ट ऐसी होती है जो बहुत रिलेवेंट और बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उस वक्त की जाती है। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनकी बहुत सारी फाइल्स जमा होती है, जिसमें वे रिपीटेडली सारी की सारी टेस्ट बार बार करते हैं। तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण टेस्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है सीरम AMH लेवल, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, सीरम थायराइड लेवल, ब्लड शुगर लेवल। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी टेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। मेल्स में, हस्बैंड में हम ये बताते हैं कि उनकी जो वीर्य की जांच है, सीमेन एनालिसिस, ये स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री से करना ज़रूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हम फीमेल पार्टनर का एक बेसलाइन सोनोग्राफी करते हैं। बेसलाइन सोनोग्राफी मतलब जो पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन की जाती है। तो ये जो पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पे जो हम सोनोग्राफी करते हैं, उसमें हमें आइडिया आता है कि बच्चेदानी का साइज़ क्या है, बच्चेदानी में गांठ गठान है, एंडोमेट्रियम में मस्सा या पॉलिप है, अंडकोश में सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा है, या अंडों का पॉपुलेशन कितना है, फैलोपियन ट्यूब में सूजन या पानी भरा हुआ है, या यूट्रस में कोई कंजेनाइटल एनोमली है। तो ये जो बेसलाइन सोनोग्राफी है, इससे हमें कई हद तक आइडिया आ जाता है कि पेशेंट का आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा। इसके अलावा पेशेंट के ट्रीटमेंट के पूर्व उसे हिस्टोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है, ये हमें पता चलता है। तो ये पूरी टेस्ट इवैल्यूएट होने के बाद हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट को किस ट्रीटमेंट से ज़्यादा संभावना है बच्चा होने की। आइए आप जानते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहला, नेचुरल प्लानिंग।
अगर पेशेंट के पीरियड्स रेगुलर है तो केवल फर्टिलिटी विंडो ट्रेस करके, ओव्यूलेशन पीरियड ट्रेस करके हम पेशेंट को नेचुरली रिलेशन रखने के लिए कहते हैं। इस दौरान हम पेशेंट को मल्टीविटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। इस ट्रीटमेंट में हमें पेशेंट को 3 महीने के भीतर प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए। जब पेशेंट को नेचुरल प्लानिंग से फ़ायदा नहीं होता है तो हम उन्हें कुछ अंडे बनने के लिए कुछ 5 से 10 दिन की गोलियां देते हैं, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। ओव्यूलेशन इंडक्शन में पेशेंट को गोलियां दी जाती है जिससे उनके oocytes बनते हैं, और जब वो oocytes मैच्योर होते हैं तो हम इंजेक्शन HCG के द्वारा उन्हें ओव्यूलेशन करने के लिए एक ट्रिगर देते हैं। और फिर इंजेक्शन के बाद 2 से 3 दिन का जो फर्टाइल विंडो होता है उसमें हम पेशेंट को कांटेक्ट रखने कहते हैं। इस ओव्यूलेशन इंडक्शन का फ़ायदा उन पेशेंट्स को भी होता है जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन हम मैक्सिमम 3 से 4 बार कर सकते हैं। 3 से 4 महीने के अंदर पेशेंट को प्रेगनेंसी रहती है। इन केस अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन से भी पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता है तो हमें एक स्टेप फॉरवर्ड जाना होता है। कुछ पेशेंट्स को हार्मोन की बहुत कमी होती है, जैसे कि पुअर ओवेरियन रिजर्व, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, और साथ ही साथ मेल पार्टनर को सीमेन एनालिसिस में, काउंट में या फिर क्वालिटी में या मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट को हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन माने IUI से प्रेगनेंसी रेट इम्प्रूव कर सकते हैं। IUI ये ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को गोलियों के साथ साथ गोनाडोट्रोपिन की इंजेक्शन देते हैं, जो एकदम हल्की मात्रा में दी जाती है। 2 से 5 दिन तक हम दे सकते हैं, और इसके बाद हम जब oocytes मैच्योर होते हैं तो हम HCG का इंजेक्शन ट्रिगर देने के बाद IUI 36 to 42 आवर्स के बीच में हम इनका IUI करते हैं। इस प्रोसीजर में हम हस्बैंड को IUI के दिन बुलाते हैं, उनका सीमेन यानी वीर्य जो है वो लेबोरेटरी में वॉश करते हैं, और पूरा सीमेन प्रिपेयर होने के बाद हम उनका जो वॉश्ड सीमेन सैंपल है वो पेशेंट के गर्भाशय में, मतलब पेशेंट के यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं, माने ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी सोनोग्राफी के गाइडेंस के थ्रू। इससे पेशेंट को बहुत लाभ होता है और पेशेंट मैक्सिमम 3 साइकिल के भीतर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। यदि पेशेंट को 3 से 4 IUI साइकिल के बाद भी प्रेगनेंसी ना रुके तो हमें एडवांस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक माने IVF ICSI का सहारा लेना होता है। आजकल IVF या ICSI प्रेगनेंसी का प्रमाण बढ़ गया है। इसका कारण ये है कि एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा डाइटरी चेंज हो गया है, ओबेसिटी हो गई है, डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गए हैं। इस वजह से हमारे पॉपुलेशन में एजिंग बहुत जल्दी होने लग गया है, और इस वजह से हमारे स्पर्म क्वालिटी में, oocyte क्वालिटी में फ़र्क पड़ने लगा है, और बहुत सारे पेशेंट्स को IVF या ICSI ये चीज़ों का सहारा लेना ज़रूरी होता है। IVF की प्रोसीजर कैसे होती है इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। IVF ICSI ये दुनिया की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सबसे एडवांस टेक्निक है। इसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की उम्र क्या है, उनका वजन कितना है, उनका हार्मोनल स्टेटस कितना है, और उनके शरीर में कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है। इसीलिए अगर आपको डॉक्टर IVF की सलाह देते हैं तो आपको डिसीजन लेने में लेट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप सेकेंड ओपिनियन फिर से दोबारा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी केस IVF की है तो आपको IVF करने के डिसीजन के लिए लेट नहीं करना चाहिए। IVF का ट्रीटमेंट करते वक्त कपल्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। IVF की जो ट्रीटमेंट है वो कम से कम 3 हफ्ते चलती है और मैक्सिमम 2 महीने तक चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रेश है या फ्रोज़न है। पेशेंट को इस बात का बहुत डर रहता है कि IVF ये प्रोसीजर में बहुत हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है जो उनके बॉडी के लिए हानिकारक है, लेकिन ये जो धारणा है वो बहुत ही गलत है। IVF में जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन लगते हैं या फिर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट्स लगते हैं वो शुरू करने के पहले फर्टिलिटी डॉक्टर आपका फुल बॉडी चेकअप करता है। फुल बॉडी चेकअप के साथ ECG, इको, मेडिकल फिटनेस ये सब लेते हैं। जब आपकी बॉडी फिट होती है प्रेगनेंसी रखने के लिए, तभी आपका IVF स्पेशलिस्ट आपके बॉडी के ऊपर IVF के प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं।
आजकल फ्रीजिंग या विट्रिफिकेशन के टेक्निक के वजह से हम एम्ब्रियोज को फ्रीज कर सकते हैं और इस वजह से हम हाइपर स्टिमुलेशन से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको 100% अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए आजकल के जो IVF क्लिनिक्स हैं वो OHSS फ्री क्लिनिक होते हैं जो 100% सेफ होते हैं फीमेल पेशेंट्स के लिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम का या आपके शरीर का अनहेल्दी होने का प्रमाण है। इसलिए इनफर्टिलिटी को नज़रअंदाज ना करें, इसे जल्दी जानें और इसका उपचार करें। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू होने के पूर्व और उसके दौरान आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी चेंजेस करना ज़रूरी होता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चालू होने से पहले जो रिलेवेंट स्पेसिफिक टेस्ट है, जो महत्वपूर्ण टेस्ट है, वो आपको करना ज़रूरी होता है। जब आपकी ट्रीटमेंट चालू होती है तो आपको एक टारगेट सेट करना होता है कि आपको 1 साल के भीतर आपको प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आपको कुछ एडवांस टेस्ट जैसे कि DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, कैरियोटाइपिंग, PGTA जैसे चीज़ें करना ज़रूरी होता है। तो सारी प्रकार की टेस्ट बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से लेके एडवांस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट तक एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के हाथों में 100% सेफ है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको इनफर्टिलिटी की महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।